नमस्कार। घड़ी में बज चुके हैं 4 और मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। वक्त है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। तो आज पहली खबर की बात करेंगे जो कि बंगाल के, जहां पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टरों से खुद मिलने पहुंची हैं। लगातार जो गतिरोध है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर दिया है शंखनाद। आज चुनाव प्रचार उन्होंने किया है डोडा में, जहां पर उन्होंने एक एक कर विपक्षियों को धाराशायी किया है अपने बयानों से। लगातार उन्होंने अपने बयानों में कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सब पर उन्होंने एक के बाद एक निशाना किया है। तीसरी खबर की बात करेंगे हरियाणा के सियासी संग्राम के सियासी रण की, क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव है और वहाँ भी ज़बरदस्त कलह मची हुई है, क्योंकि कई जो बीजेपी और कांग्रेस के जो बागी हैं, बागियों ने टेंशन बढ़ा दी है। हाईकमान थोड़ा परेशान है। उन्होंने जो बड़े नेता हैं उनसे संपर्क करके बागियों को मनाने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। वहीं चौथी खबर हम की बात करेंगे सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटना हुई है, जो मुठभेड़ हुई है, उसमें 3 आतंकी ढेर हुए हैं और 2 जवान शहीद भी हुए हैं। और पूरे चारों खबरों का हम विश्लेषण करेंगे। तो ये 4 वो खबरें हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करेंगे पहली खबर की जो कि पश्चिम बंगाल से है, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स से वो खुद मिलने पहुंची हैं। डॉक्टर्स 10 सितंबर से यहां प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ममता ने कहा, मेरा कद नहीं है, मेरा पद नहीं है, लोगों का पद बड़ा है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आपकी दीदी बनकर आपसे मिलने आई हूँ। ममता अब तक 3 बार डॉक्टर्स से बातचीत की पहल कर चुकी हैं। हालांकि डॉक्टरों ने उनके तीनों प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। उनकी 5 मांगे हैं। उन्होंने इस पर बातचीत के लिए 4 शर्त रखी है। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस के बाद 36 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आप बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं सो नहीं पा रही हूँ, आप काम पर वापस लौटिए, मैं मांगों पर विचार करूँगी। वहीं सीबीआई से कहूँगी कि दोषियों को फांसी दी जाए, मेरा पद नहीं है, लोगों का पद बड़ा है, लोगों के प्रदर्शन को सलाम करती हूँ, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। तो लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात बने हैं 9 तारीख के बाद, उसके बाद से लगातार जो पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। वहीं कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया लेकिन वो पहुंचे नहीं, इसलिए खुद ममता बनर्जी दीदी बनकर उनके बीच पहुंची हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरा कोई कद नहीं है, मेरा कोई पद नहीं है, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं बल्कि मैं एक दीदी बनकर आप सभी के बीच आई हूं। দিদি হিসেবে আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করতে এসেছি, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলতে আসিনি, আমি আপনাদের দিদি হিসেবে বলতে এসেছি, যাতে আপনারা না ভাবেন হ্যাঁ আমি চিফ মিনিস্টার আছি, আমি একটা পার্টিও বিলংস করি, কিন্তু আপনাদের কাছে এসেছি যদি বলেন অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার, অ্যাজ এ এল্ডার সিস্টার এবং আপনাদের আন্দোলনের সমব্যথী एवं समसाथी। तो लगातार ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही हैं डॉक्टरों से बातचीत करने की, इसलिए वो खुद डॉक्टरों के बीच पहुंची हैं। उन्होंने 3 बार बातचीत की पेशकश की है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स की जो मांगे हैं वो उन पर अड़े हुए हैं और इसीलिए वो डॉक्टर्स पहुंचे नहीं दीदी के पास बातचीत करने के लिए। तो इसीलिए दीदी खुद पहुंची हैं डॉक्टर्स के बीच। और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए टीएमसी के प्रवक्ता हैं सुमित मेहरोत्रा जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमित जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं जी। लगातार जो जूनियर डॉक्टर्स और जो सरकार के बीच जो उठापटक और देखने को जो मिल रहा है, उसके बाद ममता बनर्जी खुद आज जूनियर डॉक्टर्स के पास पहुंची हैं। उन्होंने अपने आप को कहा कि मेरा कोई कद नहीं है, मेरा कोई पद नहीं है, मैं एक दीदी के नाते आपसे मिलने आई हूँ। ये किस तरह से आप इसे देखेंगे और इसके पीछे क्या कोई सियासत है? नहीं, बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल। देखिए, एक सीएम बन के वो नहीं गई है वहाँ पे, एक दीदी के तौर पे उन सब का हालचाल लेने के लिए और जो घटनाक्रम चल रहा है उसको समाप्त कराने के लिए, क्योंकि देखिए इससे हल कोई नहीं निकलेगा। आज हम लोगों को न्याय चाहिए, उस परिवार के लिए न्याय चाहिए जो जिसकी बेटी गई है, जिसकी बहन गई है, उस परिवार को न्याय दिलाने की बात हो रही है। दीदी ने खुद कहा है मैं सीएम बन के नहीं, एक दीदी बन के आपके पास आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि
आप लोग हमारी बातें सुनेंगे और जो आपकी मांगे हैं वो पूर्णता रूप से हम इसके ऊपर विचार करके पूर्ण रूप से हम इसे विश्वास दिलाते हैं कि पूरी होंगी। सुमित जी, पर जिस तरीके जी से जी पर जिस तरीके से भाजपा इसमें गेम कर रही है डॉक्टर्स को आगे करके, ये कौन जायज कहाँ तक है? न्याय तो दिलाने आपका की बात आपका हो कहना रही ये है कि जूनियर डॉक्टर्स को उकसाने में वो बीजेपी का हाथ है? बिल्कुल है। मुझे बताइए ना आप नहीं तो उनकी जो मांगे हैं, महाराष्ट्र उनकी जो मांगे हैं, 5 मांगे हैं, उन्हें आखिर ममता दीदी क्यों नहीं मान रही हैं? नहीं, देखिए उसमें कुछ मांगे जो हैं वो सेंट्रल से मांगे हैं, कोई राज्य सरकार से नहीं जैसे? है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2022 में गृह मंत्री को एक ड्राफ्ट सौंपा था, वो आज तक ड्राफ्ट पेपरों में रखा रह गया। क्यों नहीं उसके ऊपर कोई तो सुनवाई आपको होती है? लगता है कि ये बताएं ना बहुत भाजपा। देर कर दी दीदी आते आते? आपको लगता नहीं थोड़ी देर हो गई है? नहीं, देखिए न्याय दिलाने की बात थी, दीदी का जो काम था दीदी ने करा, वो कर रही हैं और उस परिवार के संग में हम खड़े हैं और डॉक्टर्स के संग में हम खड़े हुए हैं। हम उस परिवार के संग में हैं। अच्छा, जी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि कि जी ममता दीदी ने एक कानून, एक बिल पास किया था विधानसभा में, क्या हुआ सर उसका? आप जी, लोगों ने तो कहे थे इन्वेस्टमेंट कि आप लोगों ने कहा था कि बिल्कुल अगले 10 दिन के अंदर वो बिल्कुल कानून बन जाएगा, कानून की शक्ल में ले लेगा, लेकिन अभी तक कुछ उसका समझ में आ नहीं रहा है। देखिए दीदी का राज्य स्तर पे जो काम था दीदी ने करा, कोई देरी नहीं लगाई, क्योंकि हम चाहते हैं आरोपियों को फांसी की सजा हो, पर भाजपा ये नहीं चाहती है आरोपियों को फांसी की सजा हो। कहीं पे भी किसी भी प्रदेश में, मुझे आप उठा के देखिए ना, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे असम हो, चाहे मणिपुर हो, मुझे आप बताइए ना क्या कर रही है भाजपा और छुड़ाने पे लगी हुई है रेप केस के आरोपियों को। बनारस में जिन तीन सर मैं लड़कों बात ने कर रहा हूँ जूनियर आरोपी- डॉक्टर्स की हड़ताल पे, उनकी जो मांगे हैं उस पे, क्योंकि वो दिन रात, जैसा कि बारिश में रात भर वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स। अब आप इसमें सियासत क्यों खोज रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, आप बात कर रहे हैं किसी और राज्य की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स अपने काम पर लौटें, स्थितियाँ ऐसी बने देखिए, जिससे सुप्रीम जूनियर डॉक्टर्स अपने आप को सेफ फील करें। इसके लिए आपको काम करना चाहिए, ना कि इस पर सियासत। मनोज जी देखिए, इसमें कोई राजनीति हम कर नहीं रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है डॉक्टर से कि आप लोगों की मांगे हम देखेंगे और इस पे आप लोग अब काम पे लौटिए। जब आप सुप्रीम कोर्ट की आदेश नहीं मान रहे हैं डॉक्टर, तो आप मुझे बताइए सीएम की क्या मांगेंगे? ये तो एक ईगो हो गया ना, कि एक नहीं अक्खड़पन कि हमें माननी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप काम पे लौटिए, आपसे काम से हर्जाना हो रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं। अभी तक मैं समझता हूँ 30 से 40 डेथ्स हो चुकी हैं वहाँ पे बंगाल में डॉक्टर्स के काम पे ना लौटने से, और अगर लौटेंगे तो कुछ लोगों की जानें बचेंगी। हम तो यही चाहते हैं कि जो बेचारे बीमार हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं उनकी जानें ना जाएं। ठीक है, बड़ी अच्छी पहल है दीदी की। मैं इसे अगर इसके पीछे कोई सियासत नहीं है तो इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन आप बार बार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जूनियर डॉक्टर्स को उकसा रही है? क्या बीजेपी ने ये मांगे आगे बढ़ाई हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, भाजपा अगर नहीं इसमें गेम कर रही होती तो क्यों नहीं आती है और कहती है कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए? क्यों नहीं कहती है हाँ जो आरोपी था उसे फांसी की सजा होनी चाहिए? चलो ठीक आए ना, है खुल के सुमित जी, कहना बहुत 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 आपका शुक्रिया। और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ, बाकी मैं ही नहीं, बाकी पूरा देश ये कह रहा होगा कि इन जूनियर डॉक्टर्स को न्याय मिले और एक सार्थक बातचीत हो ताकि हल निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ममता दीदी खुद मिलने गई हैं, उन्होंने कहा कि न मेरा पद बढ़ा है, न मेरा कद बढ़ा है, ना मैं मुख्यमंत्री हूं, बल्कि मैं एक दीदी के तौर पर आपसे मिलने आई हूं, आप हमसे बातचीत करिए। अब ये गतिरोध कब खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। जो टीएमसी की जो प्रवक्ता है, उन्होंने पूरी तरह से आरोप लगाया है कि ये बीजेपी ने इन सभी को उकसाया है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर दिया है चुनावी आगाज़। बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए वो डोडा पहुंचे। यहां स्पोर्ट्स स्टेडियम में मोदी ने 45 मिनट की स्पीच दी और इस स्पीच में एक एक करके, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसीपी हो, सबको, एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबको एक एक करके सब पर बयानों के तीर चलाए हैं। सब पर आरोप लगाया है कि जिस तरह के हालात अभी जम्मू कश्मीर में है उसके लिए पूरी तरह से ये तीनों जो है पार्टी, उनका पूरा खानदान जिम्मेदार है। अपने स्पीच के दौरान मोदी ने कहा है कि परिवारवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडित और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर जनता को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खानदान ने बर्बाद किया है।
इन तीन खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं है। तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों तक बर्बादी देने के लिए जिम्मेदार हैं। हम और आप मिलकर एक सुरक्षित कश्मीर का निर्माण करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। यानी मोदी ने भी आज गारंटी दे दी है। आज उन्होंने अपना चुनावी जो आगाज़ है वो कर दिया है डोडा से। इस रैली के जरिए मोदी ने चिनाब घाटी के 3 जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 8 विधानसभा सीटों को साधने का काम किया होगा। 18 सितंबर को चुनाव के पहले फेज में कुल 24 सीटों पर वोटिंग होनी है। कांग्रेस के झूठे वायदों से बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस क्या करती है, कैसी सरकार चलाती है, इसका उदाहरण आप पड़ोस में देख रहे हैं। पड़ोस में हिमाचल में सरकार बनाने के लिए, वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। आज वहां छोटा सा राज्य, हर कोई सड़क पर है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मोदी ने भी कर दिया है आगाज। बड़ी रैली की है और इस रैली में खास बात यह है कि मोदी ने किसी पार्टी को, विपक्षी पार्टी को किसी को बख्शा नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो या हो नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबको एक एक करके उन्होंने धो दिया है अपने बयानों से। बयानों के तीर चलाए हैं। परिवारवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी के लिए पीएम मोदी ने जिम्मेदार ठहराया है इन पार्टियों को और पूरे खानदान को, इन पार्टी के खानदानों को तक को पीएम मोदी ने निशाने पर लिया और कहा कि इनकी वजह से आज घाटी में आतंकवाद है, इनकी वजह से आज पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं, इनकी वजह से आज ये पूरा प्रदेश है ये पूरा बर्बादी की कगार पर है और इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार तीनों पार्टियां हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो इन पार्टियों ने इस राज्य की जनता के साथ किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद अब रुख करते हैं हरियाणा की ओर, जहां पर हरियाणा में सियासी संग्राम होने वाला है। हरियाणा का चौधरी कौन होगा ये चुनाव के बाद मालूम चलेगा, लेकिन फिलहाल कलह की स्थिति है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो हरियाणा कांग्रेस में चुनाव के बीच मची कलह को देखते हुए हाईकमान एक्टिव हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव की देखरेख के लिए 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। इनमें राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सीनियर कांग्रेस नेता अजय माकन और पंजाब विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा शामिल हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक हरियाणा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद गुटबाजी बढ़ गई है। कांग्रेस ने इस बार हुड्डा पर भरोसा करते हुए उनके 60 से ज़्यादा समर्थकों को टिकट दिया है। ऐसी सूरत में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट की नाराज़गी कहीं पार्टी का नुकसान न कर दे, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर हाईकमान नज़र रखेगा। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा गुट के शैलजा समर्थकों वाली सीटों पर भी कामकाज की निगरानी की जाएगी। तो हरियाणा चुनाव में इस बार दिग्गज तो हैं ही, इसके साथ हैं बागी, और इन बागियों को पार्टी कैसे संभालेगी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है। न कि सिर्फ कांग्रेस की बात करें, अगर बीजेपी की बात भी कर लेते हैं तो बीजेपी में भी बागियों की संख्या कम नहीं है, लेकिन फिलहाल हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो गुट हैं, गुटों के लेकर जो पार्टी जो थोड़ी संशय में है वो थोड़ी सवाल की बात है, और इसीलिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं 3, जिसमें है राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सीनियर कांग्रेस नेता अजय माकन और पंजाब विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा। इन तीनों को जिम्मेदारी दी गई है कि समन्वय बनाएं और किसी भी तरह के हालात खराब ना हो, चुनाव के नतीजों पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। वरिष्ठ नेतागण, अन्य पार्टी से पदाधिकारीगण कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे भाई सुखविंदर शोरान मांडी जी, जो पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष, उनकी बहुत बड़ी टीम। इसके साथ साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री करनाल से, वो भी भाजपा छोड़कर, ये उनकी पूरी टीम, और बहुत से जो पदाधिकारी जो शामिल हुए हैं, जो जेजेपी के जिला अध्यक्ष गुड़गांव से शिवचंद जी सरपंच साहब और उनकी पूरी टीम, और
तो ये संकेत है इस बात का कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, जो इतनी लगातार ज्वाइनिंग हर क्षेत्र से, हर वर्ग से कांग्रेस पार्टी में भाजपा छोड़ के लोग शामिल हो रहे हैं, वो संकेत है और सबका हम स्वागत करते हैं। तो स्वागत तो करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर स्थिति कैसे काबू में आएगी, क्योंकि बागियों की बगावत पार्टियों को निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाएगी। अब ये बड़ा सवाल है कि जिन ऑब्जर्वर्स को कांग्रेस ने नियुक्त किया है, क्या वो बागियों को मना पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस में भी कई गुटबाजी हैं। हरियाणा की बात कर लें तो यहाँ पर भी गुटबाजी कम नहीं है। हुड्डा यहाँ पर कांग्रेस का चेहरा है, उन पर भरोसा करते हुए कांग्रेस ने 60 से ज़्यादा समर्थकों को टिकट दिया है। ऐसी सूरत में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट की नाराज़गी कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार योगेश कौशिक जी। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। योगेश जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। योगेश जी, अब हरियाणा चुनाव का जो रण है वो थोड़ा इसका समीकरण जो है बागी बिगाड़ सकते हैं। अब इसी को देखते हुए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। आपको लगता है कि ये समीकरण बिगड़ेंगे जी, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है नहीं। जी, उसकी 2-3 वजहें हैं। जी, ये कोई नई चीज नहीं है कि हरियाणा में इंडिपेंडेंट लोग जो हैं खड़े हुआ करते हैं और उनको 10 के आसपास सीट मिलती भी हैं, वो मिलेंगी, अब की बार भी मिलेंगी। जी, ये हो सकता है 10 की बजाय 15 हो जाए वो, ठीक है। लेकिन मुकाबला जिनके जो दो लोगों के बीच में मेन है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, इनमें बहुत बड़ा अंतर है और उस अंतर को पाटने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने ये जो गठबंधन आपको नजर आ रहे हैं ना, जी, ये चंद्रशेखर का गठबंधन जो है या मायावती का गठबंधन है और अभी अभी केजरीवाल जी को जो छोड़ा गया है अभी वो, आप अगर राजनीतिक तौर पे देखेंगे तो इसका सीधा संबंध बीजेपी से जुड़ा हुआ है। सीधा बीजेपी ये सोच रही है कि इनसे जो इनसे नाराजगी है वो वोट्स इनके पास चले जाएंगे। लेकिन हरियाणा का जो वोटर है वो इतना मूर्ख नहीं है। वो वन साइडेड देखना आप, वो कांग्रेस को ही डालेगा और वो जान रहा है अच्छे तरीके से कि केजरीवाल जी जो है वोट काटने के लिए, क्योंकि केजरीवाल जी को तो सीट ऑफर की गई थी, उनकी हैसियत से ज्यादा ऑफर की गई थी और वो अगर वो एक्सेप्ट करते तो जीतते। लेकिन ये इनका इंटरनल मैटर था और ये सेटिंग है, आप माने या ना माने। जेजेपी का जो कंप्रोमाइज है वो भी, इनेलो का कंप्रोमाइज है वो भी, और आम आदमी सारी सीटों पे जीत रही है उनका भी, और ये हाशिए पे रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर आ जाएंगे। इन दोनों तीनों पार्टियों से तो ऊपर आएंगे ही आएंगे। अगर 1 नंबर पे कांग्रेस रहेगी, 2 पे या तो बीजेपी रहेगी या इंडिपेंडेंट रहेंगे। आप चुनाव के बाद योगेश जी, देख लेना। जी योगेश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखिए 60 से जो ज़्यादा समर्थकों को टिकट दिए गए जो हुड्डा के समर्थक हैं, ऐसी सूरत में क्या कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का जो गुट है जो कहा जाता है, तो उसमें कहीं नाराजगी आपको देखने को नहीं मिल रही है? सच बात ये है कि शैलजा जी जो है इनके और सुरजेवाला जी जो है इनकी दुकान में कुछ नहीं है। हरियाणवी भाषा में बिल्कुल स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, इनकी दुकान में ही कुछ नहीं है। अच्छा, शैलजा जी को अध्यक्ष बनाया, ये जब आती थी कहीं पे भी 50 लोग भी इकट्ठे नहीं होते थे। हुड्डा जी जहां भी निकलते हैं, या दीपेंद्र हुड्डा निकले या बड़े भूपेंद्र हुड्डा जी निकले, इनके पीछे 1000 लोग, तो जहां 2-5 मिनट का अगर फोन कर देते हैं 1000 लोग जो है चौराहे पे खड़े मिलते हैं इनको। जो एक्चुअल अगर आज सर्वे आप कराएंगे ना तो हुड्डा वर्सेस रेस्ट ऑफ हरियाणा आप करा लीजिए, हुड्डा जी इनसे ऊपर निकलेंगे। परसेंटेज में देख लेना 50+ पे जाएंगे, और ये सारे के सारे मिलके भी एक जगह अगर वोट डलवाओ आप तो भी 50% पे नहीं जा पाएंगे। उसमें बीजेपी भी इंक्लूड कर लीजिए आप। तो जो जिसमें दम है पार्टी उसी पर तो दाव लगाएगी। अब शैलजा जी जो है इनकी बात करें, सुरजेवाला जी का तो मुंह ही नहीं है कोई बात करने का। ये जो गैंग बनाते थे इनमें से अभी तो किरण चौधरी जी चली गई है। वो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कौशिक जी कि कुल मिलाकर हुड्डा ही चेहरा है कांग्रेस का वहां पर, इसीलिए पार्टी के जो आला कमान है उन्होंने इसलिए उन पर भरोसा जताया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा का जो सियासी रण है उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि इस बार है बागियों की बहार। अब बागी कितने मानेंगे? हालांकि जो विश्लेषक है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे ये कुछ दिनों बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि चुनाव होने ही वाले हैं।
जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की रैली से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान बारामूला में 3 आतंकी मारे गए। आपको बता दें कि किश्तवाड़ में कल 2 जवान शहीद हुए थे, 2 अन्य घायल हो गए थे। दोनों जगहों पर सेना और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। बारामूला जिले के क्रेरी के चक टावर इलाके में देर रात करीब 11 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। देर रात ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। अभी इनकी पहचान नहीं हुई है। किश्तवाड़ के चतरू बेल्ट के नैधाम गांव में फिर से फायरिंग शुरू हुई, जहां सेना को जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों के होने की खुफिया जानकारी मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ। शहीद जवानों की पहचान नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई है। तो देर शाम सुरक्षा बलों को जनरल एरिया टापर में टेररिस्ट मूवमेंट की इतला थी, तो इसी असना में यहाँ इस इलाके का एक हिसार किया गया था, जिसमें सुरक्षा बल जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, एसएसबी और सीआरपी की जो टुकड़ियाँ हैं वो अपने टारगेट लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी। तो तभी अंदर से गोलाबारी शदीद तौर पे ऑब्जर्व की गई और उसके बाद इस इनकाउंटर की शुरुआत हो गई। तो अभी यहाँ पे ऑपरेशन जो है कंटिन्यूइंग है। कैप्टन वीएन झा साहब जुड़ चुके हैं। झा साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरह से घाटी की जो फिजा है वो पिछले कई महीनों से बेहद ख़राब हो चुकी है। अब क्योंकि वहाँ चुनाव होने हैं, ऐसे में ये जो वारदातें आतंकियों की वो लगातार बढ़ रही हैं। आपका क्या कुछ अनुमान? देखिए, इसके ऊपर में तो हम लोग काफी बातें कर चुके हैं, लेकिन बेसिकली जो बॉयल डाउन होता है वो ये है कि थोड़ी कमियां हर जगह में हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय था जबकि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा था कि हमारी 0 टॉलरेंस है आतंकियों के प्रति। अब ये जानते हुए कि आतंकी आपके हमारे एलओसी के दूसरी तरफ में अपने लॉन्च पैड्स में बैठे हुए हैं, तो जो हमने कार्रवाई की थी उनके खिलाफ में, चाहे बालाकोट हो चाहे कहीं और हो 2019 में, उसका डर तो हमेशा के लिए नहीं रहेगा ना जी। वो डर तभी रहेगा जबकि आप बार बार अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं। भारत अपनी प्रतिबद्धता दिखाएगी कि हाँ, अगर तुम्हारे टेररिस्ट हमारे यहाँ के कुछ अनहोनी काम करके गए हैं तो तुम्हें उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये टेररिस्ट जो है वो अपने लॉन्च पैड से बार बार यहाँ पे स्नीक आउट होके आते हैं, हमारे यहाँ पे वारदात करके चले आते हैं। और ये सिर्फ 1 या 2 लॉन्च पैड की बात नहीं है, 28 लॉन्च पैड्स हैं उस एरिया में। तो ये जानते हुए कि ये सारे लॉन्च पैड्स लबालब भरे हुए हैं टेररिस्ट से, तो भारत सरकार को प्रोएक्टिव कहीं न कहीं एक स्टेप लेना चाहिए था। सर मैं एक सवाल और पूछता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा होगा। तो क्या इसी वजह से आतंकी वारदातें और बढ़ गई हैं? हाँ, मैं यहीं पे आ रहा था। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि 2019 के बाद अगर आप 2022 से आप गिनती कर लीजिए टेररिस्ट अटैक्स की, तो बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए। तो तब तो 2022-23 में तो चुनाव नहीं हो रहा था, तब टेररिस्ट अटैक क्यों हो रहे थे? मैं तो सुरक्षा बल के ऊपर मैं गिनाता हूँ कि कम से कम आधे दर्जन अटैक इसी साल में हुए हैं। तब तो चुनाव नहीं था, चुनाव तो अभी अनाउंस हुए हैं। तो ये पाकिस्तान के पास में टेररिस्ट हैं, उनके लॉन्च पैड्स में हैं, और वो भारत के अंदर में उनको भेज के अपनी गतिविधियां जारी रख रहे हैं। इसके ऊपर में भारत सरकार को ये संज्ञान बहुत सीरियसली लेना चाहिए था कि हाँ, उन टेररिस्ट को उसी के लॉन्च पैड्स में मारो। हमारे पास में आज के दिन में वो हथियार हैं, चाहे वो हॉविट्जर्स हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो। एक सॉटी हेलीकॉप्टर की भर के कम से कम 8 लॉन्च पैड्स को आप ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में सरकार के पास में वो मनोबल नहीं है। दूसरी चीज, कहीं न कहीं जो एक विजिलेंस होती है, एक सर्विलेंस होती है, उसमें चूक हो रही है। वो इसलिए कि ये टेररिस्ट या तो तार के नीचे से आ रहे हैं, या फिर वो बिल सुरंग बना के आ रहे हैं, या किसी और तरह से आए हैं, लेकिन वो आ रहे हैं, उन्हें रोकना बेहद जरूरी है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा होगा आपसे कि पिछले कुछ महीने की अगर मैं पैटर्न की बात कर लूं, तो जो आतंकी हैं या आतंकी वारदातें हैं वो कश्मीर से शिफ्ट होकर जम्मू की तरफ थोड़ी आतंकी शिफ्ट हुए हैं। तो उसका कोई खास इसकी कोई वजह है क्या सर? जी हाँ, इसका एक वजह ये है कि जम्मू के जो पूरे एरिया हैं, जो आप लगभग 3
किलोमीटर का ले लीजिए, जी इस एरिया में बाढ़ नहीं लगी हुई है और ये बड़ी बीहड़ एरिया है, तो यहाँ से उनको स्नीक इन करके आने में आसानी होती है। और ये उन्होंने देख लिया है कि अगर कश्मीर में वो जाएंगे तो वहां पे वो मार दी जाएंगे। जम्मू का एरिया इतना, वहां से हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को आज से 3 साल पहले विड्रॉ कर लिया था, तो वहां से जो सिक्योरिटी फोर्सेस कम हो गए थे तो उनको आने में, यहाँ पे उनके हेल्पर हैं, उनके जो हेल्प करने वाले, उनको आश्रय देने वाले जम्मू में लोग हैं, कुछ रेडिकल्स ग्रुप हैं, जी कुछ तो वहाँ पे वो रात बिताते हैं और फिर आगे में अपना अंजाम देने के लिए जहाँ पे भी स्ट्राइक करना होता है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्ट्रेटजी अपने चेंज की है सर। बहुत बहुत शुक्रिया झा साहब। अब इस मुझे जी जी कहिए आखिरी प्लीज बताता, जी बताइए। वो तो ये यहाँ आके रहते हैं, उसके बाद अब इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के पहले ये जितना वारदात करेंगे उसकी पब्लिसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो इसीलिए अभी देख रहे हैं कि अभी सिक्योरिटी सर्विसेज में काफी बीफअप हुआ है, काफी और सिक्योरिटी, यानी कि जरूरत है भारत सरकार के मनोबल बढ़ाने और साथ ही जो वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं उन्हें ढूंढ कर मारने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं, हालांकि इससे पहले भी हो रही थी, लेकिन इनका बढ़ना एक कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया हेड, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।